इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी डिबेट अंडर सेक्शन 87A की कि 87A क्या होता है। देखिए, और ये कैसे डिबेट होती है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर, सेक्शन 87A प्रोवाइड अ रिबेट फ्रॉम द टैक्स पेएबल बाय एन एसएससी। इसका मतलब है कि किसको मिलता है? इंडिविजुअल टैक्स पेयर को मिलता है। कौन सा सेक्शन होता है? 87A। रिबेट मिलती है टैक्स से, जो कि फ्रॉम द टैक्स पेबल बाय एन असेसी, जो कि एक असेसी टैक्स पे करता है, उसमें उसको रिबेट मिलती है। इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए, अब लिख रखा है whose total income does not exceed 7 lakh under the default tax regime under section 115 BAC or 5 lakh under the normal provision of the act if he opts out of the default tax regime। देखो कैसे मिलेगा, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में मिलता है आपको। जैसे अगर आपकी 3 लाख तक इनकम है तो कितना मिलेगा? इनकम टैक्स लगेगा नील। 3 लाख से ऊपर कितना लगेगा? 5%। फिर 1 लाख पे कितना लग जाएगा? 10,000। तो आपकी कितना आया? 25,000। और आपकी अगर इनकम, टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा है, मतलब 7 लाख तक है आपकी इनकम, टोटल इनकम, तो आपको जीरो टैक्स पे करना है। कैसे पे करना है? 3 लाख तक तो नील हो गया। अब नेक्स्ट 3 to 6 लाख पे कितना परसेंट लगेगा? 3 लाख पे 5% लगेगा। फिर 6 से क्या बचा? 1 लाख रुपीज बचा, तो 1 लाख पे कितना लगेगा? 10% लगेगा। कितना हुआ? 10,000 हुआ। 15 + 10 कितना हुआ? 25,000 हुआ। उसके बाद रिबेट किसकी मिलेगी? अंडर सेक्शन 87A में मिल जाएगी 25,000। तो नेक्स्ट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी आपकी? जीरो। ठीक है, ये थी आपकी 87A की डिडक्शन। इसके बाद है स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स ऑन सर्टेन इनकम। आपकी इसमें आपको रेट्स बताई गई हैं सर्टेन इनकम पर, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना लगता है? फ्लैट 20%। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ठीक है, सेक्शन 112 में वो कितना लगेगा? अगर आपकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है तो कितना लगेगा? 10%। ठीक है, आपको वैसे ना ये चीजें ध्यान देनी है कि लॉन्ग टर्म पे 20% है, शॉर्ट टर्म में आपका 15% है, कैजुअल इनकम पे 30% है, और डिविडेंड से इनकम अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 10% है। ठीक है, अनएक्सप्लेन मनी, ऐसी मनी जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब आप बता ही नहीं पा रहे कि आपके पास कैसा आया, मतलब देखा जाए तो ये आपका ब्लैक मनी हुआ। कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और यू कांट एक्सप्लेन कि ये कैसी है, मतलब आप उसे बता ही नहीं सकते क्योंकि वो काला धन है, तो उस पर कितना लगेगा? 60%। तो आपको क्या रखना है? LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे है 20%, उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म पे है 15%, कैजुअल इनकम पे है 30%, डिविडेंड अगर 10 लाख से ज्यादा है तो कितना है? 10%। और अनएक्सप्लेन मनी पर कितना परसेंट है? 60%। ठीक है, आपको ये रेट्स ध्यान देनी है जो कि एक स्पेशल रेट्स है। जैसे अगर आपको कैजुअल इनकम हो गई, सपोज आप केबीसी खेल रहे हो और आपको केबीसी में इनकम हो गई, तो आप पे कितना टैक्स लगेगा? 30%। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स ऑन डिविडेंड बजट 2020। अंडर द अर्लियर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115O 115R, a company mutual fund is required to pay DDT on the income distributed to shareholder। पहले क्या था कि अर्ली प्रोविजंस में क्या था, ये लोग पे करते थे 115R में, ठीक है, DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, टैक्स डिविडेंड और इनकम में एक्सेस ऑफ 10 लाख से अगर ज्यादा होती थी शेयर होल्डर पे। लेकिन बजट 2020 ने इनको अबॉलिश कर दिया। टैक्स डिविडेंड इज नाउ टू टैक्स्ड। पहले क्या होता था? देखो, पहले ये था कंपनी ने इनकम अर्न करी, कंपनी ये इनकम किसको दे देती है? शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी टैक्स पे कर रही है, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट है। ये 2020 से पहले की बात है। लेकिन जब 2020 में बजट आया तो इन्होंने इस चीज को अबोलिश कर दिया, डीडीटी को। ठीक है, डिविडेंड इज नाउ टू बी टैक्स। डिविडेंड किसको टैक्स होगा? इन द हैंड ऑफ द रिसिपेंट ऑफ इनकम, जो इनके हाथ में जिसको मिलेगी इनकम। मतलब जैसे अगर आपको मिल रही है, आप शेयर होल्डर हो तो आपको देना पड़ेगा टैक्स। ओके, सेक्शन 157 हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट अदर देन डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अगर आपने वो पैसे लोन लेके लगाए हुए हैं तो उसका जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो उसको लेस कर सकते हो। अदरवाइज कोई अदर इनकम, नो अदर डिडक्शन शेल बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। और कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, और
ऑल्सो द डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम। मतलब अगर आपके डिविडेंड 1 लाख रुपए की है तो आप 20 लाख रुपए तक का ही डिडक्शन ले सकते हो, आपको 80,000 रुपए टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है। अगर आपको 10 लाख से ज्यादा मिलते हैं तो आप पे 10% लगेगा। ठीक है, ये पहले था, प्रीवियसली। अब हमें ये वाली चीजें याद रखनी है कि शेयर होल्डर को टैक्स पे करना है और इतना इतना आप डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हो। और ये किस सेक्शन के अंदर आता है? 1150 सेक्शन के अंदर आता है। और ये वाली बात किसमें की गई है? बजट 2020। अब हम बात करते हैं, देखिए दो वर्ड आते हैं, एक होता है एग्जम्पशन और एक वर्ड होता है डिडक्शन। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि मैं किन वर्ड्स की बात कर रही हूँ और क्या मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर जो वर्ड आते हैं, दो आते हैं, एक होता है एग्जम्प्ट और एक होती है डिडक्शन। डिडक्शन, एग्जम्पशन और डिडक्शन का मतलब क्या होता है? एग्जम्प्ट मतलब ये मेरी इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, मुझे इस पर टैक्स ही नहीं पे करना। जैसे मुझे सपोज 5 लाख रुपए कहीं से मिले, वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं उसको ही पढ़ेंगे, मतलब वो टैक्सेबल के दायरे में ही नहीं है, एग्जम्प्ट है। डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप सारी इनकम को ऐड करके लेस कर देते हो। सपोज आपको जैसे इनकम हुई सबसे पहले सैलरी हेड से, फिर हुई आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड से, फिर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन से कुछ इनकम हुई, फिर आपको कैपिटल गेन से इनकम मिली, फिर आपको अदर सोर्स से इनकम मिली। ये मेरी क्या हो गई? जीटीआई, मेरी ग्रॉस टोटल इनकम ये है जिसपे मुझे टैक्स पे करना है। मैं यहाँ पर डिडक्शन ले लेती हूँ एटीसी से एटीयू। ये होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करी। जैसे एटीसी है उसमें आप 1,50,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं, तो वो तो ऐड होने के बाद लेस हुआ। एग्जाम का मतलब ये मेरे टैक्सेबल ही नहीं है, मैं इसको लिखूंगी ही नहीं। वो कौन सी इनकम होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ऐसी कौन सी इनकम होती है जो टैक्स से एग्जम्प्ट होती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे देखिए एज पर सेक्शन 10 subsection 2A, share of profit reduced by partner from a firm is exempt from tax in the hand of partner। देखिए आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिला, ठीक है, पार्टनर को, ये क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। किसके हाथ में? पार्टनर के हाथ में। जैसे आप मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन से दो तीन पार्टनर्स थे, अगर सपोज ए और बी एक फर्म में पार्टनर है, दोनों को इनकम मिला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा क्योंकि फर्म टैक्स पे कर चुकी है, तो इसलिए जो इन द हैंड ऑफ द पार्टनर्स है वो एग्जम्प्ट है। एन एम्प्लॉय कैन क्लेम एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(5), सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो एम्प्लॉयर है वो 4 साल में, मोस्टली जो गवर्नमेंट में 4 साल का होता है कि 4 साल में एक बार आप आउट ऑफ मतलब इंडिया में ही आप कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो उसका आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है, तो आप उसको एग्जाम कर सकते हो। ठीक है, उसकी आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद है as per 10 subsection 6 for individual not a citizen of India remuneration as an official of embassy। अगर आप एक ऑफिशियल पर्सन, एज अ ऑफिशियल पर्सन काम कर रहे हो किसी एम्बेसी में और आपको रेमुनरेशन मिलता है, तो वो क्या मिल जाएगा? आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। इफ इंडियन ऑफिशियल इज दैट फॉरेन कंट्री एंजॉय सिमिलर एग्जम्पशन। ठीक है, तो आपको अगर कोई आप एम्बेसी में काम कर रहे हो, ऑफिशियल ऑफ एम्बेसी की हो, और इंडिया का सिटीजन नहीं है, इंडिविजुअल इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन 10(7)। देखो अगर कोई परक्यूजिट्स, कोई फैसिलिटीज पे करी जा रही है, ये अलाउ की जा रही है इंडिया के आउटसाइड, लेकिन वो गवर्नमेंट दे रही है, मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो बाहर रहता है और गवर्नमेंट उसे कुछ परक्यूजिट्स दे रही है और वो इंडिया का सिटीजन है, तो ऐसे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हो जाएंगे जो भी उसे मिलेगा। अगर आपको रिट्रेचमेंट के टाइम पर कुछ कंपनसेशन मिल रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, और जो कि 5 लाख तक। रिट्रेचमेंट का मतलब क्या होता है? जब कंपनी को लगता है कि कंपनी पे काम नहीं है और वो लोगों को टेम्परेरी हटा देती है, जब वो हटाती है तो कुछ अमाउंट देती है, तो उस अमाउंट को बोला जाता है रिट्रेचमेंट मनी, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। कंपनसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम पर कितने का एग्जम्पशन मिलेगा? 5 लाख तक। ठीक है, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और हिज लीगल हेयर हायर सच एज कंपनसेशन, कोई डिजास्टर हो गया,
ठीक है, उस पर कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी क्या होता है, जैसे कभी भी कोई डिजास्टर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करती है कि भाई इनकी फैमिली को 5 लाख रुपीज मिलेंगे या 2 लाख रुपए का तक का कंपनसेशन दिया जाएगा। तो कंपनसेशन उस पर्सन की मतलब अर्निंग हो गई, उस अर्निंग को हम क्या करते हैं इसके अंदर एग्जाम्प्ट कर देते हैं, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो उसमें कितनी हो जाएगी, अगर उसने कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो मैक्सिमम कितने की ले सकता है, 5 लाख तक। उसके बाद है, अगर एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बोनस, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डाल रहे हो और इंक्लूडिंग बोनस, ये सारा क्या हो जाएगा, टैक्स से एग्जाम हो जाएगा, आपको मिलता है। एजुकेशन एजुकेशन स्कॉलरशिप मिली है तो ये भी एक्सेप्ट मतलब ये भी इनकम आपको एग्जाम्प्ट होगी। अगर आप क्या हो, पार्लियामेंट में मेंबर हो या स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबर हो, तो अगर आप एमपी हो या एमएलए हो और आपको कोई अलाउंसेस मिल रहे हैं और वो कैसे अलाउंसेस है डेली, तो वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फैमिली पेंशन मिल रही है, विडो चिल्ड्रन, देखिए जैसे हमारे आर्म्ड फोर्स में, हमारी फोर्सेस में जो लोग काम करते हैं उनको, उनके अगर वो उनकी जो वाइफ है वो विडो हो गई या उनके बच्चों को फैमिली पेंशन दी जा रही है, ठीक है, तो उसको वो जो इनकम है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ये बहुत अच्छी चीज है कि उनकी इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आर्म फोर्स के लोग जो कि विडो और जो उनके चिल्ड्रन है उन लोगों को जो फैमिली पेंशन मिलती है वो एग्जाम्प्ट है। अगर कोई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी बनी है, अगर वो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज का काम कर रही है, प्रॉफिट पर्पस, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस, इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, अगर कोई खादी विलेज, मतलब ये गवर्नमेंट ने खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए ये किया हुआ है कि अगर कोई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी है और वो इस चीज को बना रही है तो आपको टैक्स से आप क्या जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। इफ द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स एनी इनकम फ्रॉम हिज माइनर चाइल्ड, देखिए एक बच्चा है जिसकी एज 18 से कम है और वो कुछ इनकम अर्न करता है, तो अगर उसकी इनकम पर 1500 रुपए तक क्या उसे क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। 1500 से ज्यादा रुपए वो कमाता है तो जो मम्मी पापा में से, मतलब गार्जियन में से जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसके में अंदर क्लब हो जाएगी। यहाँ पर ही हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, उसमें क्लब हो जाएगी, फिर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये किस में है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 में ये वाली बात लिखी गई है। उसके बाद है सेक्शन 10A provides for exemption in respect of income of newly established units in special economic zone। देखो, अगर आपने अपना बिजनेस SEZ में स्टेब्लिश करा है, कितने साल तक के लिए, 15 साल तक के लिए, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन, आपकी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी क्योंकि आप SEZ में आते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो जोन होते हैं जहां पर स्पेशल, मतलब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि SEZ में आप लगाओ और आपको डिडक्शन मिल जाएगी। वो कब तक की मिलेगी, 50 ईयर्स तक। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की, कि एग्रीकल्चर इनकम पे कैसे टैक्स पे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम है क्या और उस पर कैसे टैक्स पे करना है, और फिर हम देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम क्या है और एग्रीकल्चर इनकम क्या नहीं है, जहां से लगता है कि ये टैक्सेबल होगी या टैक्सेबल नहीं होगी। देखो, any rent or revenue derived from land which is situated in India and used for the agriculture purpose। देखो, आपके यहाँ पर क्या है कि एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है और उसको आप यूज करते हो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है, और कहाँ पर सिचुएटेड है, इंडिया में ही सिचुएटेड है, और आपको कोई रेंट या रिवेन्यू मिल रहा है तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम। देखो, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करिए, उसमें कुछ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो रहे हैं और आपको इनकम मिल रही है, तो वो कौन सी इनकम हुई, एग्रीकल्चर इनकम हुई। रेंटिंग और लीजिंग फार्म बिल्डिंग हाउस इफ ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर फार्मर और यूज एज अ रेजिडेंशियल प्लेस स्टोर। अगर क्या हो रहा है, जैसे फार्म हाउस होते हैं, मतलब ये आपकी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, और वहां पर फार्म हाउस बने होते हैं, आपने उसको लेट आउट कर दिया, रेंट पे दे दिया या लीज पे कर दिया, रेंट पे दे दिया और लीज पे दे दिया,
इफ ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर फार्मर और यूज एज अ रेजिडेंशियल प्लेस, और उसको अगर आप रेजिडेंशियल प्लेस के लिए यूज करते हो, कल्टीवेट के लिए यूज करते हो, तो आपको स्टोर रूम को, तो आपको उससे कोई इनकम हो रही है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। वो यूज किस चीज के लिए करना चाहिए? एज अ रेजिडेंशियल प्लेस और स्टोर रूम। और यूज कौन करेगा? कल्टीवेटर और फार्मर ही यूज करेगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। ये तो थी हमारी एग्रीकल्चर इनकम, कि अगर आप किसी जमीन को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। सेकंड क्या था? एक एग्रीकल्चर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उस पर, और वहां से आपको इनकम मिल रही है, तो एग्रीकल्चर इनकम होगी। अगर आपका कोई फार्म हाउस है, रेंटिंग और लीजिंग फार्म बिल्डिंग हाउस, ये ऑक्यूपाई किसने कर रखा था? कल्टीवेटर और फार्मर ने, और इसको रेजिडेंशियल प्लेसेस की तरह यूज कर रहा था, तो उसके लिए भी जो इनकम मिलेगी वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या नहीं है? ठीक है। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब आप एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर कर रहे हो, इट मीन आप सेल कर रहे हो, तो वो क्या हुआ आपका कैपिटल गेन? सपोज मैंने 1995 में जमीन ली, और मैं आज 2025 में उस जमीन को सेल कर रही हूँ। मैं सेल कर रही हूँ तो मुझे कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन होगा तो मेरे को रेंट टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टैक्सेबल होगी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। अगर आप डेयरी फार्मिंग उस पर कर रहे हो, पोल्ट्री पोल्ट्री फार्मिंग, बी बी हाइविंग, मतलब आप कुछ अदर मतलब आप पोल्ट्री फार्मिंग, बी हाइविंग, ये सब कुछ कर रहे हो, डेयरी फार्मिंग के लिए उस जगह को यूज कर रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। डिविडेंड पे बाय अ कंपनी आउट ऑफ हिज एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है और आप बोल रहे हो एग्रीकल्चर इनकम है, नहीं। ठीक है, अगर वो कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है, जैसे एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है कि ये उसकी जमीन है, यहाँ से वो गन्ने निकाल रही है, ठीक है, शुगर केन निकाल रही है, और यहाँ पर उसकी फैक्ट्री है, और यहाँ पर वो शुगर केन ले जाके शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर वो यहाँ से होने वाली इनकम पे टैक्स पे कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई। एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है, टोटली एग्जम्प्ट। However, agriculture income is taken into consideration by computing the tax on non-agriculture income of an assessee. This is known as scheme of partial integration. The scheme of partial integration is applicable if the taxpayer is an individual HUF, ये अगर एक पर्सन है तो पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होता है। The taxpayer has a non-agriculture income exceeding the amount of exemption limit. अगर उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो अप्लाई होती है, और एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है तो अप्लाई होती है। ये पार्शियल कब कब अप्लाई होता है? वो हमें 3 कंडीशन पूरी करने पर होता है। अगर उसको एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो रही है, उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तब उसे देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर कोई टैक्स पेयर इंडिविजुअल HUF इस टाइप की कैटेगरी में आता है तो। अब पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या है? दो टाइप से इनकम को हमने डिवाइड कर दिया। पहला होता है बिजनेस इनकम, दूसरा होता है एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप रबड़ बना रहे हो, आपको क्या ध्यान देना है कि आप बना क्या रहे हो? मैन्युफैक्चर रबड़ कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कॉफी कर रहे हो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी उगा रहे हो और कर रहे हो, कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। तो ये वर्ड्स पे ध्यान देना है। अगर आपसे रबड़ से इनकम है 35, 65, कॉफी, कॉफी में दो चीज की कैटेगरी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ग्रोन एंड क्योर्ड से कितनी है? 25 और 75। ये सब कुछ कर रहे हो तो 40 और 60। मैन्युफैक्चर ऑफ टी, टी में कितना है? 40 और 60%। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी ये पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होता है। अब हम बात करेंगे कितने हेड्स हैं और कौन कौन सी इनकम पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है। अब हम पर्टिकुलरली जितना भी अभी तक हमने सुना कि हमारी जीटीआई आती है, जीटीआई के लिए हमारे पास 5 हेड होते हैं। जीटीआई के लिए हमारे पास कितने हेड होते हैं? 5 हेड। अब हम इन 5 हेड को सेपरेट करके पढ़ेंगे, एक एक हेड को। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। तो कौन कौन से थे हमारे? आपकी इनकम कहाँ से हो सकती है? सैलरी, आपकी सैलरी मिल रही है, आपका घर है, हाउस प्रॉपर्टी, आप खुद भी रहते हो, रेंट पे दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी,
आप सैलरी या फिर क्या करोगे, तो सैलरी करोगे, या आप क्या होगे, बिजनेसमैन होगे, या आपका कोई प्रोफेशन होगा, या आप सी होगे, लॉयर होगे, या आप डॉक्टर होगे, तो फिर यहाँ से आपको इनकम होगी वो इस हेड के अंदर आएगी। ये है कि आप कोई भी एसेट्स को सेल करते हो, आपने कोई भी एसेट्स ली जिसको आपने कभी खरीदा और अब जाके सेल किया, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उसके अंदर आते हैं। जैसे मैंने शेयर्स खरीदे और विद इन 1 ईयर सेल कर दिए और मुझे प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैंने कोई एसेट्स खरीदी और उसको मैंने आफ्टर 1 ईयर सेल किया, तो मेरे को क्या प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग टर्म। तो इनकी परसेंटेज होती है वो हमें देखनी होती है, हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। और अदर सोर्स, अगर आपको किसी भी अन्य सोर्स से इनकम हो रही है, जैसे मैं बात करती हूँ, आपको सपोज इंटरेस्ट, आपको डिविडेंड मिल रहा है, आप केबीसी में खेल रहे हो, आपको प्राइज मिल रहा है, ठीक है, प्राइज मिल रहा है। या सपोज आपने कोई लॉटरी टिकट्स खरीदी, लॉटरी आपकी लग गई, तो इसमें आएगी। ठीक है, आपकी मैरिज हो रही है और मैरिज में गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो अदर सोर्स में आएगी। वो जो टैक्सेबल होते हैं, 50,000 तक एग्जाम्प्ट होते हैं, अदरवाइज टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, आप हॉर्स रेस से होने वाली इनकम आपको इसमें आएगी। तो जो भी इन चारों में नहीं आती, वो हम फिफ्थ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा देते हैं और वहां पर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। अब हम एक एक करके उन सब के बारे में पढ़ेंगे।